हेलो फ्रेंड्स, मैं गितेश यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन एमपीपीएससी पे। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम जो है बेसिक स्ट्रक्चर पर बात करने वाले हैं, हिंदी में जिसको हम क्या कहते हैं, बुनियादी ढांचा संविधान का। फिर सबसे पहले तो ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में जैसे कि आप देख सकते हैं डीपीएसपी है और सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स है। तो इसी पे हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जैसे ही हमारा संविधान सभा जब बैठी थी संविधान का निर्माण करने के लिए, तो अलग-अलग सिद्धांत के और विचारधारा के लोग उसमें बैठे हुए थे। उसमें कुछ समाजवादी भी थे, कुछ पूंजीवादी के समर्थक थे, कुछ मार्क्सवादी थे, कुछ गांधीवादी थे। तो हुआ ये, और फिर ये भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब संविधान बना, तो बेसिकली हमने ये कोशिश करी थी कि उस पे वोटिंग ना करें, है ना? तो उसपे वोटिंग ना करते हुए आम सहमति के माध्यम से उसको सुलझाने का प्रयास किया गया था। तो इससे हुआ ये कि भारतीय संविधान है उसमें काफ़ी अंतर्विरोध शामिल हो गए थे। तो वो अंतर्विरोध क्या थे? पहला तो यही है कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 के तहत क्या है, न्यायिक समीक्षा की पावर मिलती है इनडायरेक्टली, है ना? मतलब न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान में डिफाइंड नहीं है। मगर जब हम आर्टिकल 13 और 32 को पढ़ते हैं तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा हमें समझ में आती है। और मौलिक अधिकार का हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं। तो ये किसके साथ अ, विरोध हो गया था इसका, कि डीपीएसपी के साथ ही हो गया था, क्योंकि डीपीएसपी में कल्याणकारी राज्य के संबंध लागू करने थे किसको, गवर्नमेंट को। और एक तरफ फंडामेंटल राइट्स था, अगर आप कल्याणकारी राज्य के लागू करोगे तो फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा। दूसरा क्या था कि 19(1)(F) और दूसरा क्या है आपका आर्टिकल 31। तो इसमें क्या था कि संपत्ति का अधिकार था, ये किसके साथ अंतर्विरोध हो गया था इसका, अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C, जिसमें क्या है कि राज्य प्रयास करेगा विभिन्न वर्गों में समानता लाने के लिए। ठीक है। एक में आपका है कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, और एक में यह है कि धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, है ना, कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। फिर कौन सा अंतर्विरोध देखने को मिलता है आर्टिकल 15 में, कि जो कि शिक्षा के स्तर पर समानता लाने की बात करता है। इसमें ये लिखा गया है कि भारत अपने राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो वही आर्टिकल 46 में क्या लिखा है कि सुप्रीम जो है आपका राज्य है, वो एसटी वर्ग, एससी वर्ग और जो पिछड़े वर्ग हैं उन लोगों को शिक्षा और आर्थिक समानता पर लाने का विकास करने पर प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये एक अंतर्विरोध हो गया था। फिर कौन सा आता है कि आर्टिकल 25 से लेके 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात देखने को मिलती है। तो ये किसके साथ भिड़ जाता है, ये आर्टिकल 44, जो कि किस पे बात करता है, यूजीसी यूसीसी पे, क्योंकि क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। और अगर फंडामेंटल राइट में ही देखोगे ना, तो 25 से जो 28 तक है, इसी के साथ अंतर्विरोध कौन सा हो जाता है आपका, आर्टिकल 14 हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या है कि विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता। तो और इसमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा था कि जो मुस्लिम फीमेल्स हैं उन लोगों के साथ यहाँ पे अंतर्विरोध हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, मगर फिर समय के साथ उस चीज़ों को सुधार दिया गया। ये जो अभी हमने डिस्कस किया उसी को मैंने एक फॉर्मेट में लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी 19(1)(F) के साथ कौन हो रहा है, 39A, 39B, 14 और 15 के साथ कौन सा हो रहा है, 46, 25 से 28 से लेकर के कौन सा हो रहा है, 44। तो 39B में क्या दिया है कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी सो डिस्ट्रीब्यूटेड एट बेस्ट टू सर्व द कॉमन गोल। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी रिसोर्सेस होंगे, जो भी संसाधन होंगे, उनका समान वितरण किया जाना। फिर ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि संपत्ति या धन के संकेंद्रण को रोकने का प्रयास करना है, ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है। फिर आर्टिकल 31C में क्या दिया हुआ है कि कोई भी लॉ जो आर्टिकल 39B और 39C को लागू करना चाहता है, वो आर्टिकल 14 और 19 और थर्ड में 31, इसके इस आधार पे आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि ये 14, 19 और 31 का उल्लंघन करता है, अगर आप 39B और 39C को लागू करना चाहते हो। 39B और 39C ये वाला, है ना? तो चलिए अब इसकी शुरुआत देखते हैं कि हमें कैसे इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। कि संविधान लागू होते ही अंतर्विरोध आने शुरू हो गए थे। कि कैसे आने शुरू हो गए थे, कि भारत सरकार ने भूमि सुधार को लागू करने का प्रयास किया, जो कि एक क्या था, संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार क्या था, अपने में एक फंडामेंटल राइट था, और फंडामेंटल राइट के हनन होने पे आप आर्टिकल 32 के तहत जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट में। तो इस समय जमींदार उन्मूलन के लिए अधिनियम बनाने लगे थे, और इसके माध्यम से किसान और सरकार के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया।
भूमि परिसीमन संबंधित भी एक्ट लाया गया, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि किसी के पास अगर 25 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो वो जितनी भी ज़्यादा है वो सरकार की हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 26 है तो 25 आपकी रहेगी, 1 एकड़ जो बची वो सरकार की हो जाएगी और सरकार ये वाली जो ज़मीन है ये उनको दे देगी जिनके पास ज़ीरो ज़मीन है, मतलब जो भूमिहीन कृषक हैं उनको ये प्रदान कर देगी। तो हुआ ये कि इसके माध्यम से 39 बी और 39 सी को तो लागू करने का प्रयास किया, मगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया। तो यहीं पर ही नेहरू जी का एक कथन भी आता है कि आर्थिक लोकतंत्र के बिना, ये बुना हो गया, के बिना राजनैतिक लोकतंत्र अधिक समय तक नहीं चलेगा। सेम ऐसा ही कथन अम्बेडकर जी का भी है, बस आर्थिक लोकतंत्र की जगह उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र को बोला है कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधिक समय तक नहीं चले। फिर दूसरा अंतर्विरोध क्या देखने को मिला कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित मिलता है, जिसमें तमिलनाडु सरकार ने आरक्षण का प्रावधान कर दिया था पिछड़े वर्गों के लिए, एसटी एससी के। तो इसके खिलाफ क्या हुआ कि चंपकम जो थे, एक थे तमिलनाडु में, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए आर्टिकल 15 को बेस बना करके। तो चंपकम दोराई राजन पहला केस हमें देखने को मिलता है और उसमें हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को वरीयता दे दी और जो आपका डीपीएसपी था उसको कम वरीयता दी। तो अंतर्विरोध आना सामान्य सी बात थी और ऐसा ही कुछ भूमि सुधार में भी देखने को मिल रहा था। तो ये पहला केस हमें देखने को मिला। तो इन अंतर्विरोधों को अब सरकार ने कैसे सुधारा? तो भारत सरकार ने इसको सुधारने के लिए पहला संविधान संशोधन कर दिया। इस पहले संविधान संशोधन के तहत हुआ ये कि 31 ए और 31 बी को अनुच्छेद में जोड़ा गया और 31 ए में बताया कि भूमि सुधार कुछ लागू करना चाहता है, अगर भूमि सुधार जैसे प्रावधान कुछ लागू करना चाहते हैं तो वो 31 के प्रावधान लागू नहीं होंगे उस पे। और 31 बी के तहत क्या किया कि 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। ठीक है? और दूसरा क्या किया कि 15(4) आर्टिकल 15(4) जोड़ दिया गया, जिसमें यह बताया कि एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग को शिक्षा में विशेष प्रावधान करा गया तो 14 और 15 का हनन नहीं माना जाएगा। ठीक है? अब हु ये इन्होंने पहले संविधान संशोधन से सुधार दिया। अब कुछ टाइम बाद 1951 में क्या हुआ? अब ये 1951 का केस है। तो 1951 में जो 39 बी वाला केस हुआ था, हाँ, जिसमें हमने क्या किया था कि 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। ठीक है? ये जो हमने 9वीं अनुसूची जोड़ दी थी, इसी के खिलाफ शंकरी प्रसाद मामला आ गया था, जिसमें नया एंगल उभर के आया आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को लेकर के। तो जब इसमें हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फाइनली जब निर्णय आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष लिया और उन्होंने ये बताया कि नहीं भाई, अगर आप भूमि सुधार करना चाहते हो तो उसके लिए मौलिक अधिकारों का हनन आप कर सकते हो। फिर कुछ टाइम बाद 1953 में बेला बनर्जी केस आ गया, वो भी भूमि सुधार से संबंधित था, मगर इसमें हुआ ये कि सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि आप फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकते। तो इस केस को टैकल करने के लिए जो सरकार थी उन्होंने क्या किया, चौथा संविधान संशोधन किया और 9वीं अनुसूची में भूतलक्षी तारीख से कुछ अधिनियम डाल दिए। और 9वीं अनुसूची में क्या किया था कि ये भी था कि इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। 9th शेड्यूल में अगर कोई सा एक्ट अगर आता है तो वो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो भूतलक्षी तारीख से वो एक्ट डाल दिए, जिसके कारण बेला बनर्जी केस हुआ था। तो भूतलक्षी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर 2022 चल रहा है, अब सरकार ने कोई सा एक्ट बना दिया और बोल दिया कि ये जनवरी 2022 से लागू होगा। ठीक है? 1 जनवरी 2022 से। अब बनाया तो एक्ट अक्टूबर में है, तो 1 जनवरी से कैसे लागू हो गया? तो इसी को भूतलक्षी कहते हैं। भूतलक्षी तारीख से यानी कि पहले की किसी तारीख से वो लागू माना जाएगा। तो ऐसे इन्होंने बेला बनर्जी केस को टैकल किया। फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे टाइम बढ़ता गया और फिर 17वां संविधान संशोधन किया भारत सरकार ने 1964 में, जिसके खिलाफ भी केस गया और वो केस क्या था? सज्जन सिंह मामला था। ये भी लैंड रिफॉर्म से संबंधित केस था। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष लिया और जो शंकरी प्रसाद मामला था उसी फैसले को पुनः दोहराया। ठीक है? अब ये जो संशोधन 1964 में हो गया था, अब इसी संशोधन के आधार को ही आधार बनाते हुए जो पंजाब सरकार थी, पंजाब सरकार ने 2 भाई थे गोलक और नाथ। गोलक नाथ 2 भाई थे, इनकी 500 एकड़ ज़मीन थी, वो सरकार ने ले ली थी। तो इसके खिलाफ क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया और इसमें भी वही एंगल निकल के आया था आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 को लेकर के। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि जो आर्टिकल 368 है वो आर्टिकल 13 से मुक्त नहीं है। यानी कि अगर आप परिधि बनाओगे तो थ्री ये आर्टिकल 13 है और ये आर्टिकल 368 है। तो 368 भी आर्टिकल 13 के अंदर ही आता है और आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन दिया हुआ है। इसका मतलब हम इसको भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। यानी संसद संविधान में संशोधन करके भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती, ये इसका निर्णय निकला।
तो जब ये हुआ केस तो इसके निपटान के लिए सरकार ने क्या करा, 24वां संविधान संशोधन करा। इसके तहत क्या किया कि आर्टिकल 13(4) जोड़ा और इसमें ये लिख दिया कि इसका कोई संबंध 368 से नहीं है, और 368(3) में जोड़ा कि इसका कोई संबंध आर्टिकल 13 से नहीं है। यानी कि अनुच्छेद 368 में जो संशोधन करेंगे उनको 13 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये इस 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। ठीक है, 1967 की बात थी वो। फिर क्या हुआ कि भाई सरकार ने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन करा था 1969 में एक अध्यादेश के माध्यम से। उस टाइम पे सत्र नहीं था, फिर बाद में जब सत्र शुरू हुआ तो उसको पारित करवा कर अधिनियम बना दिया। अब हुआ ये कि जो आरसी कूपर केस था, ये एक बहुत अमीर व्यक्ति थे। इनका है ना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और या फिर बैंक ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा शेयर था। तो जब ये नेशनलाइजेशन हो गया तो इनके पैसे पूरे चले जाते हैं, तो ये कोर्ट भाग गए कि भैया हमारा संपत्ति का अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, तो जब ये केस गया 1969 के केस में तो कोर्ट ने फिर से सरकार के खिलाफ जाते हुए आरसी कूपर के पक्ष में फैसला सुना दिया 1969 में। ठीक है, फिर उसी टाइम पे एक चीज और क्या करी थी गवर्नमेंट ने कि 1970 की अगर आप देखोगे तो 1970 में प्रीवी पर्स से संबंधित एक एक्ट किया था, जिसमें जो अनुच्छेद 366 था, जैसे कि आपको पता है कि 366 में मेनली डेफिनेशंस दी गई हैं। तो इस डेफिनेशन में प्रीवी पर्स की भी डेफिनेशन दी गई थी और इसमें कुछ संशोधन कर दिया था। और संशोधन ऐसा था कि जितने भी प्रीवी पर्स थे, जितने भी आपके देसी रजवाड़े थे, वो सब बाहर हो गए थे नई डेफिनेशन के माध्यम से। तो इसके खिलाफ माधवराव सिंधिया जो थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो आप देखोगे कि दो केस हो गए, एक आरसी कूपर का केस हो गया और एक माधवराव सिंधिया का केस हो गया। तो इन दोनों केसेस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया और मौलिक अधिकारों को वरीयता दी इनने। ठीक है, अब इनसे निपटने के लिए 19 आपको जैसे कि पता है कि 1971 में इलेक्शन हुए थे और इंदिरा जी बहुमत की सरकार में प्रचंड बहुमत से वापस आई थी 71 में। तो इन्होंने धड़ाधड़ संशोधन करने शुरू कर दिए थे। जो आपका 24वां संविधान संशोधन है वो इसी कड़ी वो भी इसी कड़ी का एक संशोधन है। ठीक है, जो कि कब हुआ था, 1971 में हुआ था। ठीक है, तो 24 आपने देखा कि 24वां संविधान संशोधन कर दिया। फिर आरसी के ऊपर, एक मिनट, 24वां संविधान संशोधन करा, फिर 25वां संविधान संशोधन करा, फिर 26वां संविधान संशोधन करा, है ना, 27वां करा, 28वां करा और 29वां करा। ये लाइन से इन्होंने संशोधन किए थे। इसमें से जो आपके 27 तक हैं, ये 1971 में हो गए थे, और 28वां और 29वां ये कब हुआ था, 1972 में हुए। ठीक है, तो 24 में हमने देख लिया कि गोलकनाथ केस को इन्होंने सुलटा दिया था 24 में। 25 में इनने क्या कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एपीएसपी के अनुच्छेद 39 बी और 39 सी को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया तो उसे 14, 19 और 31 के आधार पर चुनौती नहीं दी। दूसरा इन्होंने क्या करा कि 31(2) में क्षतिपूर्ति शब्द जो था उसकी जगह राशि शब्द लिख दिया इन्होंने। ठीक है, ये इनने क्या किया, 25 संविधान संशोधन के तहत किया। फिर जो माधवराव सिंधिया का केस आया था तो उसको निपटाने के लिए 26वां संविधान संशोधन करा और इसके तहत प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया इन्होंने। ठीक है, प्रीवी पर्स को इन्होंने समाप्त कर दिया। फिर इसके बाद आगे चल के क्या हुआ कि 28वां संविधान संशोधन किया और 28वें संविधान संशोधन के तहत आईसीएस अधिकारियों को कुछ विशेष अधिकार हुआ करते थे। मतलब इसमें मेरे को कंफर्म तो नहीं पता, मगर एक चीज ये भी थी कि जैसे कि कोई है जो 60 साल में रिटायर हुआ है, अब 60 साल में रिटायर होने के बाद वो जिस घर में है वो घर उसी का हो जाता था, ऐसा कुछ प्रोविजन था। तो ये इन्होंने खत्म कर दिया किसके तहत, 28वें संविधान संशोधन। फिर क्या आया, फिर आपका 29वां संविधान संशोधन आया। तो 29वें संविधान संशोधन किससे संबंधित था, ये भी मेनली भूमि सुधार से संबंधित था। अब केरल में एक मठ हुआ करता था जिसके मठ के हेड हुआ करते थे कौन, केशवानंद भारती उसके हेड हुआ करते थे। तो जब केरल में भूमि सुधार को लेकर के कुछ दिक्कतें हो रही थी तो इस एक्ट को इन्होंने क्या करा कि 9th शेड्यूल में डाल दिया 29वें संविधान संशोधन के तहत। और जैसे ही ये 9th शेड्यूल में डाला तो पाँच जितनी भी उनकी एकड़ थी, मतलब बोलते हैं बहुत बहुत जमीन थी, 1000 एकड़ 500 एकड़ के आसपास कुछ थी। तो उसके खिलाफ फिर ये केशवानंद भारती जो है ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। ठीक है, तो जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट गए तो केसेस आना शुरू हुआ। तो इसी में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है ना। तो ये पूरी जर्नी थी कि कैसे भारतीय संविधान जो है एक होते हुए संविधान संशोधन तक पहुंचा। ठीक है, मगर अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत ने दे तो दिया था, मगर ये पूरी तरीके से अभी लागू नहीं हुआ था, है ना।
मतलब अच्छे से ठीक ढंग से अभी लागू नहीं हुआ था, तो इसी का कारण हमें और भी इसमें केसेस देखने को मिलते हैं, है ना? और भी हमें केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि अब ये जो था ये 73 में ये आ चुका था, मगर 1975 में इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस आया। तो ये मेनली इलेक्शन से संबंधित केस था एक, और इसमें ये था कि ना मतलब अलग अलग पॉइंट्स को इसमें लेकर के आए थे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि बुनियादी ढांचे को इसमें दोहराया गया था, और 39A के खंड 4 को खारिज कर दिया गया, और साथ ही साथ 1975 में 39वां संविधान संशोधन किया गया था भारत सरकार के माध्यम से। तो इसमें क्या किया गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, असल में ये क्या है, इलेक्शन से संबंधित केस था। तो इसमें ये आरोप लगाया गया था कि इंदिरा गांधी जी ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया केस जीतने के लिए। तो इसको निपटाने के लिए 39वां संविधान संशोधन किया, और ये दोषी भी पाई गई थी। इसका इसको जब ये केस आया था तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया था। तो इससे निपटने के लिए उन्होंने 39वां संविधान संशोधन कर दिया, जिसमें ये बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, वो एक एक समिति बैठेगी, वो उसके ऊपर निर्णय देगी। मगर जब ये केस आया तो इस केस को इन्होंने के द्वारा इस आधार पर डाला था कि यह संसद की को से परे था, क्योंकि इसने संविधान के मूल को ही नष्ट कर दिया है। ठीक है, मतलब ये जो 39वां संविधान संशोधन था इसको खारिज किया गया था। तो आपातकाल की अवधि के दौरान संसद द्वारा 39वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। इस अधिनियम ने ये जो था वो कर दिया था। ठीक है, मतलब पहला ये है कि आ, केस आया, केस आने के बाद 39वां संविधान संशोधन किया गया था, और जिस संशोधन में इन्होंने ये प्रोविजन कर दिए थे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होंगे वो परे होंगे सुप्रीम कोर्ट से। फिर कौन सा केस हमें देखने को मिलता है? मिनार्वा मिल्स केस देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें पुनः फिर से बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को लागू किया गया था, मतलब दोहराया गया था। इस मामले में कोर्ट ने बुनियादी ढांचे सुविधाओं की सूची में दो विशेषताएं जोड़ी। पहले की क्या है कि न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच संतुलन स्थापित करने का संतुलन स्थापित किया था। जुडिशियल रिव्यू एक हो गया, और दूसरा क्या था, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच संतुलन। तो कंटेम्प्रेरी मतलब 2018 का पेपर हुआ था, तो कंटेम्प्रेरी वाला एक क्वेश्चन आया था 3 नंबर में कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर कंटेम्प्रेरी टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं। तो वो सिद्धांत जो था, या वो फिर कह ले कि वो उसकी जो उत्पत्ति हुई वो मिनार्वा मिल्स केस से हुई थी। फिर वामन राव केस आया, ये भी इसमें भी फिर से इन्होंने मूल संरचना के सिद्धांत को दोहराया था, और इस केस में पहली बार बताया गया है कि 24 अप्रैल 1973 से केशवानंद भारती का फैसला इस तारीख को आया था, उस दिन से जो है बेसिक स्ट्रक्चर को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप प्री के लिए ध्यान रखिएगा कि किस केस के माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर की सामने आई थी, है ना? तो ये हमारा पूरा था कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे पहुंचा, कैसे आया। अब क्या सिचुएशन है ना? यानी कि प्रेजेंट कंडीशन क्या है? तो प्रेजेंट कंडीशन ये है कि कोई संसद जो है फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है। ठीक है, बस पहली चीज क्या होनी चाहिए कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका हनन ना करती हो, और दूसरा दूसरा बेसिस क्या है कि फंडामेंटल राइट्स दूसरा स्ट्रक्चर क्या, पहला तो यही है कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन ना करती हो। दूसरा ये कि केवल वही मतलब फंडामेंटल राइट्स का हनन वहीं तक माना जाएगा जितना कि डीपीएसपी का जो अनुच्छेद 39B है और 39C है, इसको लागू करने के लिए आपने फंडामेंटल राइट्स का हनन किया है। जिस सीमा तक आप रोकना चाह रहे हो उसी सीमा तक। अगर जैसे मतलब सीधा साधा ये भी है कि अगर ये इसको आप प्रोविजन में नहीं ले रहे हो, सीधे आप फंडामेंटल राइट्स को अगर चेंज करना चाह रहे हो तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा क्या हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर के आप खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक है, ये हो, हाँ, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट इसी के साथ क्या उभर के आया, एक 9th शेड्यूल को लेकर के। तो 9th शेड्यूल में क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, वर्तमान कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन क्या है कि 24 अप्रैल 1973 के पहले, इसके पहले जितने भी एक्ट इसमें 9th शेड्यूल में डाले गए हैं उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, तो ये वर्तमान कंडीशन है जो हमें देखने को मिलती है। तो
थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जुडिशियल रिव्यू अच्छे से, वो सॉरी, बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। फिर अभी बहुत जल्द मैं फिर से अपना एक लेक्चर लेकर आऊँगा जिसमें ये बताएंगे कि कौन कौन से केस में कौन कौन सी मतलब कौन कौन से पॉइंट्स को बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने शामिल करा है। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, हम फिर मिलते हैं, धन्यवाद।